जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे दरोगा का एग्जाम दीजिए या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों सपने आपने देखा है, पूरा भी आपको ही करना होगा। आज संघर्ष है तो कल सफलता निश्चित रूप से होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 1 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद 1 है ये महत्वपूर्ण क्यों है, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? इंडिया दैट इज भारत करके मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लोगों का अपील था कि वो चेंज होना चाहिए, भारत दैट इज इंडिया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। संघ का नाम और स्वरूप की बात ये करता है। भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपीएससी का भी देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे फंसा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। याद रखेंगे भारत फेडरेशन की बात नहीं करता, क्योंकि किसी भी राज्य को अलग होने की आज़ादी नहीं है। ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखी हुई बात है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूची 1 के अंतर्गत क्या कही गई है? राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं के नाम इसी अनुसूची में दिए गए हैं। जो यहाँ पे कह रहा है राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इसी अनुसूची में दिए गए हैं, इस बात की जिक्र मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा अनुच्छेद 2 बाहरी राज्यों का प्रवेश। ठीक है, अब कौन से बाहरी राज्य? संसद को ये शक्ति है कि वह ऐसे क्षेत्रों को भी भारत में शामिल करे जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण सिक्किम का जो विलय हुआ था, सिक्किम का विलय दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत हुआ था। तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बातें कही गई है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो आप यहीं पे याद रखिएगा। अगर कोई नया क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 2 बात करता है। लेकिन वहीं पे जैसे मान लीजिए कोई पहले से प्रदेश है, कोई राज्य है, उसका अगर सीमांकन हो रहा है, उसमें से कोई काट छाट के कोई अन्य राज्य बन रहा है, तो वो अनुच्छेद 3 के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंतरिक पुनर्गठन की बात करता है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए संसद क्या कर सकता है? साधारण बहुमत से नए राज्य बना सकती है। ठीक है, क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, या नाम भी बदल सकती है। जो नाम बदलने का ट्रेंड है वैसे अच्छी बात है, अगर हम पुराने नामों को फिर से अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई जगह किसी विशेष नाम से प्रसिद्ध है, मुझे लगता है कि उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, बहुत सारा खर्च आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शर्त क्या है? राष्ट्रपति की इसमें पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अगर इस प्रकार का किसी मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में हो रहा है, तो जो पहले से अस्तित्व में है उसमें अगर काट छाट सीमांकन नाम बदलाव हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। संबंधित राज्य को प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन मतलब संसद के ऊपर डिपेंड करता है। संसद बाध्यकारी नहीं होता है उस राज्य की बात सुनने के लिए। संसद अगर लग रहा है कि नहीं जो राज्य ने रिकमेंडेशन दिया है उसके अगेंस्ट जाके काम कर सकता है तो संसद कर सकता है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होता। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं, और ये पार्ट 1 का अंतिम आर्टिकल है। यहाँ पे है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी किया गया बदलाव वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत लिखी हुई बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके लिए केवल साधारण बहुमत ही आवश्यक होगी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है जो इस पार्ट से रिलेटेड है, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए यस्केधर आयोग, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। यस्केधर आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। क्यों हुआ था? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की ये बात कर रहा था। ठीक है, और इसने भाषा को नकारा था। जैसे राज्यों का पुनर्गठन आंध्र प्रदेश
अलग राज्य बना भाषाई आधार पर। फिर राजस्थान में भी यही बातें कुछ हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बंटवारे की या नामांकन की बात हो रही थी, वो भाषा के आधार को नकार करके यस्केधर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बात कही थी, अगर करना है बंटवारा तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद जेवीपी समिति गठित हुई 1948 में ही। इसमें नेहरू, पटेल, सीतारमैया, ठीक है, इन्होंने भाषाई आधार को फिर से नकार दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फजल अली कमीशन एक आयोग बना 1953 में, ठीक है, और इन्होंने मतलब एक निर्णय निकाला कि भाषाई आधार को इन्होंने स्वीकार किया। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, एक हीरालाल कुंजरू थे और एक कौन थे आप कमेंट करके बताइएगा, और एक फजल अली तो थे ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसमें उनको देखें, तो भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है, याद रखेंगे। यह पोटी श्री रामालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल के साथ साथ दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्या नाम है इनका? पोटी श्री रामालू, ठीक है, रामुलू। तो याद रखेंगे इनका ही मतलब एक आमरण अनशन और उसमें इनका मरण भी हो गया, और उसी के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर एक राज्य गठित हुआ, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करें, इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कितने राज्य दोस्तों? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्षेत्रों का आदान प्रदान की बात करें यहाँ पे, तो यदि भारत को अपना कोई क्षेत्र विदेश को देना है, जैसे इसमें एक केस आया था आपका बेरीबारू, ठीक है, क्या है? बेरूबारी यूनियन केस 1960, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन जरूरी है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भारत को अपना कोई क्षेत्र क्या करना है, विदेशी देश को देना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जरूरी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नवीनतम राज्य की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे नवीनतम राज्य, यहाँ पे तेलंगाना देखिए निकल के आया था 2 जून 2014, और जम्मू कश्मीर लद्दाख ये यूटी बने 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने थे। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आपको याद रखनी है इस पार्ट में, वो जान लीजिए। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास है, ऐसा प्रश्न बनेगा तो संसद के पास है, आपको याद रखना है। नए राज्यों के गठन के समय पहली और चौथी जो अनुसूची है, ठीक है, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है उसमें स्वतः परिवर्तन हो जाता है। ये आपके बड़े स्तर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अगर नए राज्यों का गठन होता है तो पहली और चौथी अनुसूची में जो विषय है जैसे राज्यसभा की सीटों का आवंटन वो स्वतः परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। भारत अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ नहीं है बल्कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट यूएसए का जो सिनेरियो है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है दोस्तों, वो क्या है, वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, लेकिन अपना जो देश है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि राज्यों को तोड़ा फोड़ा मरोड़ा जा सकता है लेकिन देश को नहीं, ठीक है, यूनियन को नहीं, यूनियन हमारा अविनाशी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर्टिकल याद कर लिए हैं। चलिए हम बात करते हैं अब नागरिकता के ऊपर। यहाँ पे देखिए नागरिकता, भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में इसकी बात होती है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में नागरिकता की बात होती है। और ये कहाँ से, ये स्रोत कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये ब्रिटेन से, जो अपने वहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना है। अब चलिए 1 बाय 1 आर्टिकल को समझ लेते हैं। देखिए इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 5वां क्या है, संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, ठीक है, जो नागरिकता है वो जन्म, माता पिता या अधिवास के आधार पर दिया गया था, ठीक है। तो ये बातें अनुच्छेद 5 के अंतर्गत मेंशन है।
जन्म, माता पिता या अधिवास के आधार पर 26 जनवरी 1950 को जो नागरिकता दी गई थी उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 6 की बात करें, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 7 को भी यहीं पे देख लीजिए, भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनः भारत लौटे व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 7। देखिए इतना ही फैक्ट अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन बन जाएगा, इतना डिटेल में जाके डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 8 की बात करें, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनके, ठीक है, अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 8, ठीक है। अनुच्छेद 9 की बात करें, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, इस बारे में बात करता है अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 10 देखिए क्या है, नागरिकता के अधिकारों को, ठीक है, जैसे जो आपके पास सिटीजनशिप के राइट हैं, नागरिक भारत के आप नागरिक हैं, उसकी निरंतरता की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 10। और ये तब तक आपकी नागरिकता निरंतर रहेगी जब तक संसद में कोई कानून न बदले, ठीक है। अगर संसद में कोई कानून बदलता है आपके नागरिकता के स्थिति को लेकर तभी अपरिवर्तित होगी, नहीं तो ऐसे ही बनी रहेगी। दोस्तों अनुच्छेद 11 में क्या है इसे समझिए, ठीक है। नागरिकता पर कानून बनाना, ठीक है, इसकी जो संपूर्ण मतलब अधिकार क्षेत्र है वो संसद के पास है, ठीक है, संपूर्ण शक्ति संसद के पास है। इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बना था। देखिए आपने आर्टिकल देख लिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी जान लीजिए, जान लिया आपने। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो आर्टिकल बेसिस आपसे हो जाएंगे, लेकिन अब हम नागरिकता अधिनियम को भी देख के चलेंगे जिससे आप और भी अच्छे से कर पाओ क्वेश्चन, ठीक है। हमारा इंटेंशन अच्छा क्वेश्चन करना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें, संसद ने इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए और खोने के 3 तरीके, ठीक है। तो जो नागरिकता खोने का प्रावधान है स्वेच्छा से वो अनुच्छेद 9 में है, लेकिन अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 की बात करते हैं तो उसमें 3 और भी आधार हैं, उनको हम समझेंगे। यहाँ पे प्राप्ति के जो 5 तरीके हैं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो बाई बर्थ जन्म से, दूसरा है बाई डिसेंट यानी कि वंश से, उसके बाद एक है बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवा के, उसके बाद है बाई नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण यानी विदेशियों के लिए है ये बाई नेचुरलाइजेशन, और पंजीकरण है भारतीय मूल के लोगों के लिए जो आपने अनुच्छेद 8 के अंतर्गत देखा था ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें क्षेत्र समाविष्टि बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे मान लीजिए अगर हमने सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था या फिर बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत के हिस्से में नहीं आता था, लेकिन एक समय के बाद दोस्तों हमने क्या किया, कुछ क्षेत्र को भारत में इंक्लूड किया, तो उस क्षेत्र पे रहने वाले जो निवासी थे वो क्या हो जाएंगे, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम पुदुचेरी को, ठीक है, भारत में मिलाना, सिक्किम मोस्टली आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश का हमने मिलाया था, तो इसे हम कहते हैं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पे नागरिकता देना। तो ये 5 आधार हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र समाविष्टि से। प्राकृतिकरण किसके लिए यूज होता है, विदेशियों के लिए। अगर कोई विदेशी आके भारत में बहुत लंबे समय से रह रहा है और यहाँ के रहन सहन में ढल चुका है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है वो। चलिए अब हम बात करते हैं जो समाप्त होने के 3 तरीके हैं उनके ऊपर। देखिए अगर आप स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिनाउंसिएशन, त्यागना। उसके बाद है दोस्तों समाप्ति, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन इंग्लिश में। अगर दूसरे देशों की नागरिकता आप लेते हैं जैसे अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आपने देखा, ठीक है, और भी तरीके हैं, जैसे अगर आप कुछ कंडीशन है, अगर आप 7 साल से अधिक विदेश में निवास करते हैं और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आना जाना भारत के साथ नहीं रहता है, तो उसको भी भारत सरकार संदिग्ध मान के आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है। उसके बाद वंचित करना, डेप्रिवेशन, सरकार द्वारा नागरिकता छीनना। अगर आपने धोखाधड़ी या देशद्रोह के मामले में पाए गए हैं, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है, आप उससे वंचित रह सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसमें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो क्या हैं। देखिए इसमें था कि किन किन देशों में रहने वाली
हिंदू माइनॉरिटी को भारत में नागरिकता मिल सकती है? तो दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें समुदाय जो मतलब समुदाय रखा गया था 6 समुदाय, उसमें कौन कौन थे? 6 अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी और ईसाई को ही, जो इन देशों से आए हैं उनको ही नागरिकता देने का प्रावधान था। बाकी जो मुस्लिम ये राष्ट्र हैं मोस्टली, और यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, अगर वहाँ से मुस्लिम अपने वहाँ भाग के आए हैं तो हम क्यों नागरिकता दें, इस प्रकार की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ तारीख जो था वो क्या था? तो दोस्तों उन्हें 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए थे उनके बारे में यह नागरिकता का प्रावधान कर रहा था। विशेषता, यह कानून प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, और कहां से क्या है देख लीजिए। आपसे अपवाद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। तो यह जो कानून आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, उसमें एक बात सम्मिलित थी कि यह कानून संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जो इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र हैं उनमें ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपको अपवाद के रूप में याद रखना था। अब जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें आप एक बारी देख लीजिए। अब क्या है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने वाला जो नोडल मंत्रालय है, ठीक है, वो कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि गृह मंत्रालय। उसके बाद आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो अनिवासी भारत है, ठीक है, एनआरआई जिनको हम बोलते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक जो विदेश में रहते हैं, ठीक है, उनके पास वोट डालने का अधिकार होता है, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओसीआई की बारे में बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यहाँ पे ओवरसीज लिखा हुआ है, दैट इज ओवरसीज। ठीक है, इन्हें भारत में आजीवन वीजा की सुविधा मिलती है। ठीक है, लाइफ टाइम वीजा का सुविधा, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते हैं और न ही संवैधानिक पद जैसे जज या राष्ट्रपति का पद ये नहीं ले सकते। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस पार्ट में आपको ये याद रखना है कि अगर आप नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल आपके लिए हैं। ठीक है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ये आप ध्यान में बिठा लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, नागरिकता के अधिकार को संसद ही सीमित कर सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकरण की जो अवधि है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 11 वर्ष से घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, विशेष समुदायों के लिए, जो आपने अभी विशेष समुदाय 6 देखा था, ठीक है, उनके लिए। चलिए अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके ऊपर। चलिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो पार्ट 3 है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न अनिवार्यतः पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बन सकता है जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों ये भाग 3 का विषय है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आपसे प्रश्न बनेगा कि जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है या फिर कहाँ से लिया गया? तो लिया नहीं गया एग्जैक्टली, मतलब प्रेरित है कहाँ से? अमेरिका के बिल ऑफ राइट से। ठीक है, उसके बाद किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद के बीच में इसके प्रावधान मिलते हैं? तो 12 से 35 के बीच में। ठीक है, और इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है कुछ मौलिक अधिकारों के रूप में। ठीक है, तो पहले देखिए संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान बिल्कुल फ्रेश बन के सामने आया था। ठीक है, तो 7 थे, लेकिन बाद में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, क्योंकि एक मौलिक अधिकार
जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था उसको अमेंड करके लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। अभी उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक झलक आप देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको याद रखना है और यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है क्लासिफिकेशन से भी। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है वो आपको देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है आपका अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हैं दोस्तों वो है अनुच्छेद 29 और 30 तक, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आपके लेक्चर और इस आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल राइट्स पार्ट का, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और, जैसे आपको मैंने बताया शुरू में कितने थे दोस्तों, शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन यहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 31 को, ठीक है, 31 में संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद उसको हटा के अनुच्छेद 301 के तहत उसको जोड़ के कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों, उसके ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अब हम 1 बाय 1 आर्टिकल को डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जो मतलब एक सार है, ठीक है, मतलब प्रिसाइसली उसको आप देख लीजिए। अनुच्छेद 12 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको राज्य का परिभाषा देखने को मिलता है। तो आपसे प्रश्न बने राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों के अगर अगेंस्ट कोई मतलब कोई कानून बन के आता है, ठीक है, और वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है या फिर उन्हें सीमित करता है, तो उसको ये अनुच्छेद 13 उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है, और उस कानून को असंगत या फिर शून्य घोषित कर देता है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्लोकन का भी बात करता है, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको तैयार होकर एग्जाम में जाना है। आइए बात करते हैं अन्य आर्टिकल्स के ऊपर। अनुच्छेद 14 के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो विधि के समक्ष जो समानता का प्रावधान है, ठीक है, मतलब कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, ये आपको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, अपवाद हम बाद में देख लेंगे। अनुच्छेद 15 की बात हो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, लेकिन इन आधारों के अलावा भी बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर आपके साथ भेदभाव सरकार कर सकती है, ठीक है। लेकिन धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे आपको मतलब भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संविधान में सुरक्षा है। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के ऊपर बात करता है, अनुच्छेद 16 है, ठीक है। आइए बात करते हैं जो जहाँ से आपसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रूप से बनेगा, महत्वपूर्ण रूप से। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आपसे अस्पृश्यता के बारे में पूछा ही जाता है, छुआछूत का अंत, ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत, मतलब सेना और शिक्षा को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, मतलब जिसमें आपने कोई उपाधि काबिलियत से हासिल करी है उसको छोड़ के अगर कोई भी उपाधि आपको मिलती है, ठीक है, तो उसका अंत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेजों के समय पे किसी के दादा परदादा को सर की या नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ठीक है, तो संविधान जब लागू हुआ तो उनका अंत हो गया। अगर कोई देश आपको कोई उपाधि देता है तो मतलब भारत सरकार को बिना आप बताए या फिर वो उपाधि नहीं ले सकते और फिर उस उपाधि का कोई मतलब नहीं होगा देश में, ठीक है। तो ये है, अगर आप काबिलियत से हासिल करते हैं कोई उपाधि जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, तो वो आप अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1)(a) के अंतर्गत शामिल है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि आप इसको एटलीस्ट याद रख लेना, ठीक है। देखिए बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्विकली रिवीजन कर रहे हैं हम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बारी पढ़ लिया है, ठीक है। अनुच्छेद 21 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो यूपीएससी और यूपीपीएससी का ना बहुत ही फेवरेट आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है यूपीएससी में, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ये। निजता के अधिकार भी इसी में शामिल हैं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी हुआ, राइट टू इंटरनेट हुआ, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ हुआ, ठीक है, राइट टू इन्वायरमेंट हुआ, ये सब। अभी देखिए, राइट टू जो एक मतलब पीरियड्स के दौरान जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उन चीज़ों में स्वच्छता रखने का भी अधिकार अब राइट टू प्राइवेट मतलब इसमें आ गया है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो हाल फिलहाल का नियम कानून है। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, सैनिटेशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के ऊपर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, अमेंड होके ये ऐड हुआ था। यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। और इसी संशोधन में दोस्तों हुआ क्या कि एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था कि जो बच्चे हैं उनके शिक्षा फिर उनको पढ़ावा, ठीक है, पढ़ने के लिए या जागरूक करने के लिए समाज की भी जिम्मेदारी होगी, घर परिवार की भी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें दोस्तों, तो ये मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम बच्चों को बाल श्रम पे रोक लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 24 है, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। जो अनुच्छेद 24 है ये बाल श्रम से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। जो 14 वर्ष से कम बच्चे की बात होती है ना, तो ये बात होती है अनुच्छेद 24 में। तो इसमें विचार है, इसमें विचार है। अब ये आपको जीवन भर भूलने नहीं देगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम है, 14 वर्ष के नीचे या फिर 4 साल का बच्चा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी, जबरन श्रम जैसे होता है ना, बंधुआ मजदूरी वगैरह के अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। अगर आप नास्तिक भी बनना चाहते हैं तो उस बात की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपको मिलती है। अनुच्छेद 32 की बात करें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था संविधान की आत्मा कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस आर्टिकल को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32, इसको संवैधानिक उपचार के रूप में भी देखते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये रीट जारी करता है। इन रीटों के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा। तो देखिए जो हैबियस कॉर्पस है इसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। मतलब जो बंदी है उसको सशरीर पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो शरीर को पेश करना ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद परमादेश यानी कि मैंडेमस, ठीक है। तो ये हम आदेश देते हैं, मतलब जो हाई अथॉरिटी है वो आदेश देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परमादेश। प्रतिषेध क्या है? प्रोहिबिशन। जैसे अगर निचली अदालत किसी ऐसे केस को लेकर सॉल्व कर रही है, ठीक है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से लगता है कि बाहर है, या फिर मतलब कोई हाई कोर्ट जैसा चीज़ है या फिर बड़ी अथॉरिटी है, उसको लगता है कि नहीं ये इसके क्षेत्र का मतलब विषय नहीं है, ये हमें आना चाहिए, तो फिर इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन उस मैटर पे, ठीक है। मतलब हाई ऊपर का कोर्ट रोक लगा देता है, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या है? रिकॉर्ड को ऊपर भेजना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिषेध, निचली अदालत को रोकना किसी विषय पे काम करने से, और यहाँ पे अगर कोई कार्य ऑलरेडी मतलब कार्यरत है कोई केस, ठीक है, तो उसको ये मंगा लेते हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या है? अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, किस अधिकार से पूछा जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए आप कोई सरकारी पद हथिया के बैठ गए हैं, ठीक है, और आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप एलिजिबल नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई किस अधिकार से बैठे हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, इसके अगेंस्ट आप जो रीट जारी होगा उसको बोलेंगे क्यों वारंटो। अब जो यूपीएसआई जैसा एग्जाम है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना फंडामेंटल राइट में वो क्या है? तो दोस्तों आपातकाल, ठीक है। आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति हैं मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल में 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो जारी होगा, ठीक है, कि जो मतलब एक होता है ना कि हम कर्फ्यू लगा देते हैं या फिर हम आदेश जारी करते हैं, तो कौन कौन से आपके राइट्स जो हैं वो उस आदेश के अंतर्गत बाधित नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निलंबित करने वाली बात है, तो अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आपके जो अन्य फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे टेम्परेरली, ठीक है, जब तक आपके मतलब देश में या फिर आपके क्षेत्र में वो मतलब क्या लगा रहेगा दोस्तों? आपातकाल,
ठीक है। अब केवल भारतीयों के लिए देखिए, मैंने पहले ही बताया था नागरिकता में 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिला है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रीट क्षेत्राधिकार की बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करने के अधिकार हैं और हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और यहाँ पे एक बात और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से दोनों में किसके पास अधिक रीट जारी करने की शक्ति है, तो दोस्तों हाई कोर्ट के पास। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, देश के स्तर पे है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उनके पास रीट जारी करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक क्षेत्रों पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रकृति, अब हम बात करें तो ये जस्टिसिएबल है, यानी इनके हनन पर कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो रही है किसके ऊपर, बताइए किसके ऊपर, जो आपका अनुच्छेद 32 है और आपने जो कुछ भी यहाँ पे देखा, ठीक है 20 और 21, ठीक है, ये मतलब आपातकाल के दौरान भी आप इनको जाके मतलब अपने लिए अवेल करा सकते हैं अगर आपातकाल की स्थिति है, मतलब ये आपके उस समय भी बने रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस इससे रिलेटेड हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे केशवानंद भारती केस 1973 का। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जा सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट समय समय पे निर्धारित अपना करती रहेगी। ठीक है, उसके बाद पुट्टा स्वामी केस 2017 का आया एक, उसमें जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आर्टिकल थे, वो आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे डीपीएसपी के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित जो भाग 4 है वो बात करता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अब यहाँ पे देखिए है क्या एक्चुअली, ये 36 से 51 के बीच में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। ये किस देश के संविधान से प्रभावित या लिया गया है, तो आयरलैंड। आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है, जैसे इसके अंतर्गत जो आपको अधिकार मिलेंगे वो गैर न्यायोचित होंगे, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रावधान इसमें किया गया है किसी अनुच्छेद में, तो वो स्टेट उस प्रावधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जब उसके पास संसाधन होगा तो वो आपके लिए करेगा। ठीक है, तो ये है गैर न्यायोचित, यानी इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी। अब आइए महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 की बात करें तो दोस्तों ये राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमने फंडामेंटल राइट में देखा था। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 37 में क्या है, तो डीपीएसपी को अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत है। ठीक है, मतलब देश के शासन में अगर कोई नियम कानून बनता है, ठीक है, या फिर कोई योजना आती है, तो उसमें ये मूलभूत विषय हैं। फंडामेंटल जो डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल मैं बोल रहा हूँ, जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, तो इनका मूलभूत स्थान है, लेकिन इनको आप जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए दावा नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है कौन, अनुच्छेद 38। ठीक है, तो ये समानता बनाए रखने के लिए बात करता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा धनी और कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाए, कोई मतलब किसी के पास ज़्यादा संसाधन नहीं इकट्ठा हो जाए, तो दोस्तों वो अनुच्छेद 38 उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, मतलब उसका पर एनम इनकम उसके फैमिली का 8 लाख से कम है, तो वो जाके मतलब फ्री लीगल एड ले सकती है, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 39A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है, यानी उसके ऊपर बात करता है, और ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम सभाओं का गठन का, जो ग्राम पंचायतों के गठन का बात है, वो मतलब गांधीवादी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या, देखिए अनुच्छेद कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है,
कुछ दशाओं की बात है, ये नहीं कि आप कोई भी हो आप जाके काम के लिए दावा करें, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 41 का विषय है। अनुच्छेद 42 के ऊपर बात करते हैं। काम की न्यायसंगतता और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, जो मैटरनिटी रिलीफ की बात आती है दोस्तों, ये अनुच्छेद 42 की बात है। और जो काम है उसमें मतलब सभी काम न्यायसंगत हो, ठीक है, और इसमें महिला और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और मैटरनिटी इसमें जैसे मान लीजिए एक प्रावधान आया था कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनको 24 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। तो ये भी अगर आपसे प्रश्न बने तो ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। इसको हम प्रसूति सहायता के रूप में देखते हैं। अनुच्छेद 43A किस बारे में बात करता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसके मैनेजमेंट में एक लेबर यूनियन का गठन होगा और उसके मैनेजमेंट में उनकी क्या होगी, पूरा सहभागिता होगी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 43A है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी अनुच्छेद। अनुच्छेद 44 जो हमेशा चर्चा में रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करता है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए सभी समान कानून इनके ऊपर लगाए जाएं, ठीक है। और जो भी ऐड वगैरह मिलते हैं, सहायता वगैरह, तो उनको भी मिलने चाहिए सभी को। अनुच्छेद 45 किस बारे में बात करता है दोस्तों? 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उनके शिक्षा और देख रेख में मतलब उसके ऊपर बात करता है कि जो 6 वर्ष से कम है उनका शिक्षा और देख रेख कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान बदला गया था, ठीक है। अनुच्छेद 47 किस बारे में बात करता है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार, यानी शराबबंदी का जो आधार है, जिसको आधार बनाकर बिहार गवर्नमेंट ने अपने वहाँ बंद करा है, गुजरात ने बंद कर रखा है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 47 के विषय में आते हैं। अब पोषाहार स्तर की बात है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी राज्य में हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं, अब जाके आप कोर्ट में ये मतलब केस नहीं कर सकते कि हमारा सेहत ख़राब है और स्टेट गवर्नमेंट हमको क्या खिलाए, पनीर खिलाए या फिर आपके टेस्ट का मतलब बिरयानी खिलाए, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के फंड और उसके पास उपस्थित संसाधन के आधार पर वो अपने राज्य को पोषित करेगा, नियम कानून बनाएगा, मिड डे मील लाएगा, कुछ भी, मतलब ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के मतलब रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, दावा नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 48A क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों का, ठीक है, रक्षा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 48A, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा भी। अगले पार्ट के ऊपर बात करें, अगले आर्टिकल के ऊपर, तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण का बात है। देखिए यूपीएससी 2020 का प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है या प्रोविजन है, संविधान के किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों पार्ट 4 आर्टिकल 50 याद रखेंगे, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 51 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात करता है। भारत की विदेशी नीति का ये आधार बनाता है, ठीक है। कौन? अनुच्छेद 51, ठीक है। आइए अब हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, डीपीएसपी के, उनको गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी दृष्टिकोण से देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये संविधान में वर्गीकृत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, वैचारिक आधार पर। तो दोस्तों समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 38 आता है। आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी नहीं हो सकता, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करता है यह अनुच्छेद। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 भी आपने देखा। 41 एम्प्लॉयमेंट की बात किया। 42 क्या है? मतलब बढ़िया लोकेशन यानी बढ़िया स्थिति, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं रोजगार में। और 43 के ऊपर बात की। ये क्या है? समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 40, 43, 46, 47, 48 ये भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात करें दोस्तों, इसको लिबरल बोलते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका वर्गीकरण और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ समझिए, ठीक है।
आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। ठीक है, ये तो आपको याद रह गया, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। उसके बाद अनुच्छेद 31C अगर यहाँ पे पूछे घुमा के, तो यदि सरकार अनुच्छेद 39B और 39C, ठीक है, को लागू करने के लिए अगर कानून बनाती है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है और ये बात अनुच्छेद 31C के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब 39B 39C क्या है, आप उन्हें डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बस डायरेक्टली रट लीजिए। ठीक है, और मतलब यहाँ पे क्या है 39B 39C में, मतलब कुछ विशेष वर्ग के लिए अगर अलग से प्रावधान करती है गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए अलग से सुविधा या फिर उनको संरक्षण देती है, तो 14 और 19 के अंतर्गत उन्हें चुनौती नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि हमारा समानता कहाँ गया, हमारी स्वतंत्रता कहाँ गई, उसका। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, ये तो हमने देख लिया। मिनर्वा मिल्स केस की बात करें 1980 का, तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। ये मिनर्वा मिल्स केस है, आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा। ठीक है, कि संतुलन की स्थिति डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कौन सा केस बताता है, तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। उसके बाद संशोधन की बात करें दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें 4 नए निर्देश जोड़े गए, 39F 39A 43A और 48A। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट के बाद आए हुए आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के ऊपर बात करें, ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य भी इसी लगे हाथ देख लीजिए, और उसके बाद तो फिर हम और भी बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल में। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंतर्गत आने वाला विषय है, और ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ये किसके, मतलब एक होता है ना कि चलिए ठीक है ऐसी कोई मुहिम लाते हैं, तो किसने रिकमेंड किया, तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य अस्तित्व में आए थे। और इसके लिए जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में 11 है, लेकिन उस समय तक जो मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, वो कितने थे, 10। कब तक, 2002 तक। ठीक है, और जब लागू हुआ था, जब पहली बार आया, ठीक है, 1976 में, तो दोस्तों केवल 10 था, याद रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी ही होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डीपीएसपी बना मौलिक अधिकार के ऊपर, तो कौन सी बातें याद रखनी है। मौलिक अधिकार जो हैं वो नकारात्मक होते हैं, मतलब ये राज्य के अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं। अगर आपका अधिकार कहीं छीना गया तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके सरकार के अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हैं, इसलिए इसको हम नकारात्मक कहते हैं। मतलब राज्य को कुछ करने से ये रोकते हैं। ठीक है, कौन, मौलिक अधिकार। जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है, राज्य को कुछ करने का ये निर्देश देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की बात है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, और जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डीपीएसपी के सभी महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट या फिर आयाम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है उसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं संविधान के भाग 5 से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उनके ऊपर, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भाग 5 है, इसमें जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 51 तक। ठीक है, और इसमें हम यूनियन गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट जो मतलब पार्ट्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, अटॉर्नी जनरल हुआ, ठीक है, या फिर कैग हुआ, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं 1 बाई 1। चलिए बात करते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, वो भी तोड़ तोड़ के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति के ऊपर बात होती है। ठीक है, और 72 और 123 इसमें महत्वपूर्ण है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, आप लोगों ने एक निमोनिक सुना होगा, पकानी कोका दयोदशम।
ठीक है। आप शॉर्ट्स में इस यूट्यूब चैनल के इस शॉर्ट्स में जाके सर्च कर लीजिएगा पकानिंको का दयोदशम, तो वहाँ से आप प्रेसिडेंट के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको आप याद कर लेंगे। वैसे भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए जो आपको मतलब लंबे समय तक चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो संघ कोई भी कार्य करेगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, और उसकी शक्ति, जैसे प्रधानमंत्री अगर कोई भी स्टैंड लेते हैं, मतलब कोई भी मतलब देश के लिए कोई स्टैंड लेते हैं, किसी भूमिका में आते हैं, तो उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन उनके बिहाफ में ये काम करते हैं, ठीक है। मतलब समझ गए ना? चलिए, उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 54 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें निर्वाचन मंडली के ऊपर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन मंडली गठित होती है उसके बारे में कि कौन कौन भाग लेता है। तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत ये बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 56 क्या है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इस बारे में बात करता है। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ, ठीक है, उसके ऊपर बात है कि जब राष्ट्रपति शपथ लेंगे तो उन्हें शपथ कौन दिलवाएगा। तो दोस्तों जो CGI है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है, ठीक है, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति को शपथ, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। 61 में क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें महाभियोग की बात है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है, और ये केवल संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति का मतलब इम्पीचमेंट होता है, ठीक है, या फिर वो इनकेपेबल हो अपने पोस्ट पे कार्यरत रहने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 72 की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, जैसे मृत्यु दंड को भी ये माफ़ कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 72 का विषय हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 123 जो बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो दोस्तों अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश जारी कब की जा सकती है? जैसे मान लीजिए बहुत कम समय में या फिर अनिश्चित काल में या फिर कह लें आपातकाल में कोई नियम कानून बनाना है, ठीक है, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है और जो संसद है उसका सत्र नहीं चल रहा है, या फिर एक मतलब संसद का एक भाग यानी कि लोकसभा या राज्यसभा ही उपस्थित है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके वो तत्कालिक कोई नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर। उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 63 से लेकर 63 से 71 के बीच में इनके महत्वपूर्ण प्रावधान आते हैं। अब क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई। उसके बाद अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि उपराष्ट्रपति को किस पद के लिए उनको तनख्वाह मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या फिर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उसके रूप में। तो दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। अनुच्छेद 69 क्या है? याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 और 75, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये बात अनुच्छेद 74 के अंतर्गत लिखी गई है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है और उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, पूरा मंत्रिपरिषद, ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन उस मंत्रिपरिषद से अगर एक व्यक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के ऊपर, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 76, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होता है, ऐसा प्रश्न बने तो महान्यायवादी होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकते हैं। संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये बातें आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में याद रखनी है। चलिए बात करते हैं हम संसद के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर और इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इनके बारे में बात होगी। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का जो संगठन है, यानी कि संसद में कौन कौन इसके डिफिनीशन में आएंगे। तो दोस्तों लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। ठीक है। और ये अनुच्छेद 79 का विषय हो जाता है। अनुच्छेद 80 में क्या है, तो दोस्तों राज्यसभा के ऊपर बात होती है। राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है और इसको उच्च सदन कहते हैं और अधिकतम 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 81 की बात कर लें तो ये लोकसभा के ऊपर बात करती है और इसको निम्न सदन कहते हैं और ये अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है। और इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 108 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जॉइंट सिटिंग की बात होती है, संयुक्त बैठक की बात होती है दोस्तों, ये अनुच्छेद 108 का प्रावधान है। ठीक है। और ये जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कौन बुलाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा। ठीक है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। और ये जो प्रावधान है ये संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 110 देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मनी बिल के ऊपर अगर प्रश्न बने, धन विधेयक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो दोस्तों 110 होगा। लेकिन यहाँ पे वित्त आयोग से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बारे में जो प्रावधान है दोस्तों वो आपको मिलता है 280 में। ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। धन विधेयक की बात होगी, मनी बिल की बात होगी तो 110 ही याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जो मनी बिल है ये केवल लोकसभा में ही पेश हो सकती है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है और बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। और कौन सा बिल मनी बिल होगा उसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद 112 की बात करें तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की बात है, बजट। ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा, मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाई है, आप देख लीजिएगा। देखने के बाद ही दोस्तों एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना 100% है, क्योंकि बजट हाल फिलहाल में आया है और आपका एग्जाम भी मार्च में प्रस्तावित है। ठीक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 124 से लेकर 147 के बीच में जो भी बात होगी, जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं याद है, सिर्फ ये पता है कि अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात है, तो अगर बीच में आपसे 141 पूछ लिया और मिलान करने के लिए दे दिया, अगर आपको पता है कि 124 के आगे है 141, तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जामों में आपको ऐसे भी मदद मिलेगा कॉमन सेंस से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 124 बात किसके बारे में करता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 129 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोर्ट को रिकॉर्ड के रूप में देखें, ठीक है, तो एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में हम सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के अंतर्गत देखते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अभी बीपीएससी में पूछा गया था। अनुच्छेद 143 किस बारे में बात करता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट को सलाह लेने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है। मतलब ये वो आर्टिकल है जो आपको टिप ऑफ टंग रखना है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जुबान पे होने चाहिए। ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस में और एलिमिनेशन में ये हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे महालेखा परीक्षक के ऊपर। ठीक है। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर। इनका जो शुरू होता है आर्टिकल 148 से 151 तक चलता है कैग के ऊपर। ठीक है। और
अगर हम 148 की बात करेंगे तो इसमें कैग की नियुक्ति के ऊपर बात है और इसे सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने, जो पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, ठीक है, जैसे कई कमेटियां हैं, कई समितियां हैं, तो उसका ट्विन सिस्टर किसे कहते हैं, या फिर जो पब्लिक पर्स है उसका संरक्षक किसे कहते हैं, तो दोस्तों कैग को कहते हैं, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहते हैं, आपको याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण था जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। संसद का कोरम, ठीक है, मतलब सदन की अगर कार्यवाही चलानी है तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, ये अनुच्छेद 100 में कही गई बात है, ठीक है। तो आर्टिकल 100 किस बारे में बात करता है कि अगर पूरे, ठीक है, संसद का 1/10 हिस्सा उपस्थित है, ठीक है, सदन में, तभी कार्यवाही होगी, यह है कोरम, ठीक है। शक्तियां, राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखना है। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, आंतरिक वीटो और निलंबनकारी वीटो की शक्ति उपस्थित है, ठीक है। अगर हम योग्यता की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण थे, सभी के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब हम चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली, मतलब सभी तो महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित एग्जाम देंगे, ठीक है। मतलब जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हो या दरोगा का है तो स्टेट के अधीन, तो स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। अब क्या क्या पता होना चाहिए देख लीजिए। राज्य सरकार के बारे में बात करता है भाग 6, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में इसके प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं और यह भाग जम्मू कश्मीर पर अब सामान्य रूप से लागू होता है, पहले लागू नहीं होता था। ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद से, ठीक है, क्योंकि अब दैट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया ना, पहले से भी था, लेकिन जो अनुच्छेद 370 था और 35 की बातें कुछ थी, ठीक है, तो उनके ऊपर काम हुआ है ना, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। अभी ये देखिए, राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले राज्यपाल को हम देख लेते हैं क्विकली। अनुच्छेद 153 से 161, ठीक है, और 213 ये प्रमुख अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी अन्य भी देखेंगे। अनुच्छेद 153 क्या कहता है तो दोस्तों ये क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और ये भी बात करता है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी हो सकता है। दिमाग में बिठा लीजिएगा, एग्जामिनर अगर घुमाए तो आपको नहीं घूमना है, ठीक है। अनुच्छेद 154 किस बारे में बात करता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किस में निहित होगी, राज्यपाल में, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 155 की बात करें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अन्य आर्टिकल्स देखते हैं। अनुच्छेद 156 किस बारे में बात करता है तो दोस्तों ये कार्यकाल के बारे में बात करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये अपना जो पद ग्रहण करते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं, ठीक है। सामान्यतः इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 161 की बात करें तो दोस्तों क्षमादान की जो शक्ति है, जैसे हमने क्या देखा था अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसके पास था, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति थी। अब यहाँ पे किसके पास है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति, ठीक है। तो याद रखेंगे 161 के अंतर्गत। उसके बाद इसी में राज्यपाल मृत्युदंड और सैन्य अदालत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, बस उसके ऊपर ये कंडीशन है। उसके बाद अनुच्छेद 213 की बात करें दोस्तों, राज्यपाल जो होंगे उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात इसमें की गई है। और वहीं पे अगर हम क्या कर दें, एक को उठाकर आगे कर दें, यानी कि 123 कर दें, तो हमने क्या देखा था, जो राष्ट्रपति हैं उनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात इसमें की गई थी। यहाँ पे अब हम मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रावधान देख लेते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से 164 के बीच में आते हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है।
याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। दिमाग में बिठा लीजिए। अनुच्छेद 164 बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या करता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और वहीं पे अगर मंत्रिपरिषद का कोई राज्य स्तर पर मंत्री है तो वो किसके प्रति होगा? राज्यपाल के प्रति। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवोकेट जनरल के ऊपर, महाधिवक्ता के ऊपर। ठीक है, इनका प्रावधान अनुच्छेद 165 में देखने को मिलता है। अब क्या है इनका इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में? तो दोस्तों राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो एडवोकेट जनरल होता है। जैसे हमने देखा था संघ का या देश का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। वैसे ही राज्य के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो एडवोकेट जनरल होंगे क्या? सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। वैसे ही हमने बात किया था अटॉर्नी जनरल के ऊपर, वो राष्ट्रपति के प्रति मतलब उनके प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ना। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जैसे हमने पार्लियामेंट देखा वैसे ही हम राज्य का विधानमंडल देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 168 से 212 के बारे में बात होगी। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 168 उसे जान लीजिए। राज्य विधानमंडल का जो गठन है वो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ पे विधान परिषद हो उनको इंक्लूड करके होगा। जैसे हमने बात किया था ना कि जो संसद भवन होगा, ठीक है, अनुच्छेद 79 में हमने देखा था जो संसद होगा, संसद का जब गठन होगा तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति सम्मिलित होंगे। वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे और विधान परिषद अगर उस राज्य में है तो उसके सदस्य सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल का गठन हमने कर लिया। उसके बाद अनुच्छेद 169 में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधान परिषदों के ऊपर बात हो रही है दोस्तों। अगर विधान परिषदों की, जैसे हमने वहां पे अनुच्छेद 80 में देखा था राज्यसभा के बारे में, वैसे ही यहाँ पे अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के ऊपर बात है। संसद इसे राज्य विधानसभा के अनुरोध पर क्या कर सकती है? अनुरोध पर कर सकती है इसका, राज्य विधानसभा के अंतर्गत इनका सृजन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है, ठीक है, कि विधानमंडल में विधान परिषद भी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, तो उसके लिए लेटर देना होता है। उसके बाद संसद उसके ऊपर विचार करती है। उसके बाद अगर देना होता है विधान परिषद का तो दे देते हैं सब। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 169 देख ली। ठीक है, और देखिए समाप्ति और गठन दोनों 169 में ही है विधान परिषद का, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 170, 71 के ऊपर बात कर लें। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधानसभा की जो संरचना है अधिकतम 500 न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। ठीक है, ये विधानसभा के संरचना के ऊपर बात है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 171 की तो विधान जो परिषद है उसकी संरचना में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, अगर विधान परिषद किसी राज्य में है तो उनके जो सदस्य होंगे वो विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होंगे या फिर उससे कम होंगे, उससे अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप क्विकली रिवाइज कर रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए अब उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी 124 के अंतर्गत, अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात होगी अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच में। मतलब आपको बहुत सारे आर्टिकल इसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वो देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात 214 में लिखी गई है। और यहीं पे अगर हम एक को यहाँ पे कर दें तो क्या हो जाएगा? 124 सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा घुमा फिरा के याद रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में भाई पास होना है ना, नंबर पाने हैं। अनुच्छेद 215 की बात करेंगे अगर हम तो उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना ये अनुच्छेद 215 के अंतर्गत है। और वहां पे हमने 129 के अंतर्गत ये बात देखी थी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉल करते रहिए। ठीक है, अनुच्छेद 226 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए रीट जारी करने की शक्ति मैंने आपको बताई थी और ये भी बताया था हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से अधिक क्षेत्र हैं रीट जारी करने के। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखा भी है, आप इसे समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं
सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आ जाते हैं या फिर इंस्टेंटली किसी कार्य के लिए गठित कोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका प्रावधान अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में आता है। कहाँ से कहाँ तक? 233 से 237 के बीच में। यहाँ से प्रश्न आपसे बने तो याद रखेंगे 233 में क्या है? जिला न्यायाधीशों यानी डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करते हैं। पता चले स्टेटमेंट में दे दिया कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नहीं, जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा होती है और उसमें जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है वो परामर्श देता है, गाइड करता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। उसके बाद इसमें जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं उन्हें एक बारी देख लीजिए। अब योग्यता राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आप होने चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 35 वर्ष। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उसके बाद विधान परिषद वाले राज्य की बात करें, जहाँ पे विधान परिषद है तो वर्तमान में केवल कितने हैं? 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। नाम याद रख लीजिए, एक तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश का राइट में बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जस्ट डाउन पे है कर्नाटक, वहाँ पे है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हैं आपके 6 राज्य जहाँ पे विधान परिषद है वर्तमान में। उसके बाद शपथ की बात कर लें तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, जो राज्यपाल हैं उनको शपथ उस स्टेट का हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे त्यागपत्र की बात कर लीजिए। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल को मतलब ऐसे शपथ दिला दिया हाई कोर्ट के जज ने तो उनको देंगे, नहीं, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, आप क्विक अपना कंपैरिजन कर लीजिए। ठीक है, इससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी बहुत अच्छे से। जैसे अगर कार्यकारी प्रमुख हम केंद्र के स्तर पे बात करेंगे तो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं और ये प्रावधान अनुच्छेद 52 में है जो मैंने आपको बताई थी। वैसे ही राज्य के स्तर पे राज्यपाल होते हैं कार्यकारी प्रमुख और आर्टिकल 153 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद वास्तविक प्रमुख की बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं आर्टिकल 74 के अंतर्गत, और यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं आर्टिकल 163 के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे विधि अधिकारी की बात करें तो हमने महान्यायवादी के ऊपर चर्चा की थी आर्टिकल 76 में। वैसे ही महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंतर्गत अपनी भूमिका राज्य में निभाते हैं। अगर हम सदन की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा होता है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति के ऊपर बात करें तो अनुच्छेद 123 में और यहाँ पे 213 में। ठीक है, तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां इसमें हमने बताई थी। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली, बहुत अच्छे से देख ली। जैसे अभी तक हमने इतने महत्वपूर्ण पार्ट्स रिवाइज किए। ठीक है, वैसे ही भाग 9 और भाग 9A बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। इसमें दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन के ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ पे अगर संवैधानिक दर्जा की बात करें कि इनको कब मिला, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा इनको स्थान मिला था, संवैधानिक दर्जा का मतलब इनको अधिकार मिला। अब यहाँ पे हम भाग 9 के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें भाग 9 में तो पंचायतों के ऊपर बात होगी। अब यहाँ पे अनुच्छेद 243 से 243O के बीच में आपसे प्रश्न बनेगा। पेट एग्जाम आपने दिया होगा तो वहाँ पे प्रश्न डायरेक्टली बना हुआ था। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों के ऊपर बात होगी। अब संशोधन कब हुआ था, कब इंक्लूड किया गया, कब संवैधानिक दर्जा मिला, तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, ये अस्तित्व में आया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे जो महत्वपूर्ण जुड़े अनुच्छेद हैं उनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 243A की बात करें तो ग्राम सभा पंचायत की जो आधारभूत इकाई है उसके गठन के ऊपर बात होती है 243 में। और 243A में 243B किसके ऊपर बात करता है, तो दोस्तों पंचायतों का जो गठन है वो त्रिस्तरीय ढांचे में होगा, यानी ग्राम होगा, मध्यवर्ती होगा, ठीक है,
ग्राम होगा मध्यवर्ती, जैसे होता है ना जिला पंचायत, उसके बाद जिला स्तर होगा। ठीक है, तो ये 3 स्तरों में बांटा गया मुख्यतः। ठीक है, और ये 243B के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। 243C में क्या है, तो पंचायतों की जो संरचना है दोस्तों, ये 243C के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद 243D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आरक्षण की बात होती है दोस्तों, जो महिलाओं को न्यूनतम 1/3 का आरक्षण मिलता है। ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति या जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं का जो न्यूनतम आरक्षण है वो 1/3 है, ये 243D के अंतर्गत मिलता है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 243E की बात करें तो इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान की पद पे कोई है और कोई बात हो गई, मर मुरा गया, तो विद इन 6 मंथ वहाँ पे चुनाव होगा। ठीक है, उसके बाद 243F की बात करें, सदस्यता के लिए अयोग्यता, तो दोस्तों न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये 243F के अंतर्गत मेंशन है। 243I की बात करें तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग, देखिए राज्य वित्त आयोग से ही पंचायतों में भर भर के फंड आते हैं। आप ग्राम पंचायत एप्लीकेशन या फिर मेरा पंचायत एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा तो पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो 243I के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की बात होती है। पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा ये गठित होती है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद 243K में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात होती है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है, आपको याद रखना है 243K के अंतर्गत। ठीक है, आइए हम बात करते हैं म्यूनसिपैलिटीज के ऊपर। 9A भाग 9A। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इसके प्रावधान मिलते हैं, मतलब बहुत है। ठीक है, डिटेल में, लेकिन हम महत्वपूर्ण केवल जानेंगे। यहाँ पे देखिए संशोधन 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और ये लागू हुआ 1 जून 1993 को, और पंचायतों वाला प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को, और ये होता है 1 जून 1993 को, याद रखेंगे। उसके बाद अनुसूची 12वीं, ठीक है, अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची का तो उसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए, याद रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है उसको हम अगर बात करें उसके ऊपर, तो संरचना इसका क्या है, इसमें नगर पंचायत, ठीक है, जिनको हम संक्रमणकालीन क्षेत्र कहते हैं, नगर परिषद छोटी शहर वाले क्षेत्र जो होते हैं, और नगर निगम जो बड़े शहर वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ की बात होती है इसमें। उसके बाद आरक्षण की बात करें 243T के अंतर्गत, तो पंचायतों की तरह SC ST और महिलाओं के लिए 1/3 के लिए, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान है इनके लिए 243T में। ठीक है, उसके बाद जिला योजना समिति की बात करें तो दोस्तों 243ZG की बात करता है ये। ठीक है, 243ZG किस बारे में बात करता है, जिले के विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए 243ZD सामने आता है। ठीक है, तो जिला योजना समिति के ऊपर आपने देख ली। अब आपके एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उनको देख लीजिए। जनक, जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो कौन है, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में देखा जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को। और ये प्रावधान किसने हटाया था, लॉर्ड रिपन ने। तो मतलब एक लिप्टन और रिपन है, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक है, बस इतना ही याद रखिए। उसके बाद पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, प्रथम राज्य भाषाई आधार पर नहीं बल्कि पंचायती राज लागू होने पर पहला राज्य कौन बना, तो दोस्तों राजस्थान, नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, याद रखेंगे, भाषाई आधार पर नहीं बल्कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, राजस्थान है। उसके बाद नागौर जिला है इसका, 2 अक्टूबर 1959 की बात है। बलवंत राय मेहता समिति की बात कर लेते हैं। ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। 1957 में गठित हुई, इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के आधार पे ही जो 3 टियर या 3 स्टेज कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई, इन्होंने द्वितीय स्तरीय यानी 2 टियर व्यवस्था की सिफारिश की थी, याद रखना है। उसके बाद चुनाव, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्विकली आप
इस टेबल के माध्यम से रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर हम संशोधन की बात करें तो पंचायत को संवैधानिक अधिकार मिला 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, वहीं पे जो म्यूनसिपालिटी है उसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में मिला। ये 1 जून 1993 को लागू हुआ और ये 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें अनुसूची 11वीं में ये ऐड किया गया और ये 12वीं में। ठीक है, उसके बाद कुल विषय इसमें 29 हैं और इसमें 18 है। 21 वर्ष की अगर आप हैं तो प्रधान के चुनाव में आप जा सकते हैं और 21 वर्ष म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए भी है। 5 वर्ष कार्यकाल है इसका भी 5 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो सभी महत्वपूर्ण पार्ट थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो देख लिए हैं। अगर अन्य जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या फिर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं या फिर जो भी बचा हुआ है उसको हम अलग पार्ट में देख लेंगे, लेकिन इतना आपके टिप आप टंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जो आपके एग्जाम में टेस्ट के लिए प्रश्न रखे गए हैं और आज के इस क्लास में। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं ये आपका पूरा टेस्ट करेंगे कि आपने कितने अच्छे से सुना है, कितने ध्यान से, कितने मन लगन से आपने पूरा टेस्ट सुना है। ठीक है, कितने डिटेल से। अब हम इनको देख लेते हैं प्रश्नों के रूप में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है, आप आंसर कीजिए। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता के अधिकारों को कानून बनाकर विनियमित कर सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। मैंने आपको बताया था संसद की शक्ति है किस क्या करने के लिए, जो नागरिकता के अधिकार हैं उनमें नियम कानून बनाने के। अगला प्रश्न, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए, बहुत आसान है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि भारत में दोस्तों एकल नागरिकता की बात होती है। ठीक है, तो अगर भारत में है तो भाई भारत की ही नागरिकता काम करेगी। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? मैंने फोर्सफुली आपको बताया था, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें मैंने रीड भी आपको क्विकली समझाया था। अगला, निजता का अधिकार। ठीक है, जो पुट्टा स्वामी वाला केस देखा था आपने, तो राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की भी बात होती है और एजुकेशन 21A के अंतर्गत ऐड किया गया है। अभी तो बहुत कुछ ऐड किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? अभी मैंने आपको बताया, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 40। और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ठीक है, समान नागरिक संहिता के ऊपर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करता है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इन डिटेल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। देखिए सभी आर्टिकल अब आपके लिए कितने आसान हो गए अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो।
संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है अध्यक्षता? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा है? 108। कहाँ से लिया गया है प्रावधान? ऑस्ट्रेलिया से। सब कुछ आपने सुन लिया है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, कंजूसी मत करना। भारत का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो दोस्तों भारत का बात हुआ है तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होंगे। आर्टिकल 76 में ये बात कही गई। अगर राज्य का होता दोस्तों एडवोकेट जनरल होते। आर्टिकल 165 में इसके ऊपर मैंने आपको बताया था। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद किसके अंतर्गत बताइए? 110। ठीक है, मैंने आपको बताया था। 280 भी बताया था जिसमें वित्त आयोग की बात की गई है। 112 भी बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो सब कुछ तो मैंने बताया ही है, आपसे गलती तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कमेंट कीजिए। अभी जस्ट हमने देखा था दोस्तों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नियुक्ति की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है बताइए? हाई कोर्ट के जज। ठीक है, तो शपथ और नियुक्ति दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। और ये प्रावधान अनुच्छेद के 155 में मेंशन है। किसी राज्य में विधान परिषद की जो समाप्ति है या सृजन है उसकी शक्ति किसके पास है? बताइए निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, संसद के पास। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 226 के अंतर्गत। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। क्वेश्चन 18 देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान है? मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 33%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों कौन सी जोड़ी गई थी बताइए? 73वां है तो दोस्तों 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 24 अप्रैल डेट याद रखेंगे पंचायती राज दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी प्रश्न भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब बारी है आपका, आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पार्ट बनिए जीएस फोकस फैमिली का। और हाँ, अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अगला क्लास भी ऐसे ही एक टॉपिक में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल धार देते रहिए। मिलते हैं अगले उस सुनहरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।